दोस्तों, आज ये आदमी किसी अनजान आदमी का पीछा कर रहा था, लेकिन दूसरा आदमी उसे चकमा देकर भाग जाता है और इसके बाद ये आदमी खुद को पानी के अंदर बेहोश पाता है। होश आया तो उसे एक महिला की शैडो दिखाई देती है और इसके बाद जैसे ही कोशिश करते हुए ऊपर आता है तो खुद को एक फ्यूचरिस्टिक टैंक में मौजूद पाता है और होश संभालते हुए अपने सवालों के जवाब ढूंढने फिर से निकल जाता है। अब ये आदमी कौन है और ये किस बात का जवाब ढूंढ रहा था, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी शुरू होती है फ्यूचर से, जहां ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल समुद्र के पानी का स्तर बढ़ता चला गया और अब पानी शहरों के अंदर घुसने लगा है। शहर के बेहद ही अमीर और पावरफुल लोग तो अपने लिए प्राइवेट जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन आम जनता को रोजमर्रा के कामों के लिए पानी से जूझना ही पड़ता है। गर्मी इतनी हो चुकी थी कि दिन के समय लोग अक्सर बाहर नहीं निकलते थे और अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए रात में ही निकलना शुरू कर चुके हैं। अगर शहर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना हो तो बोट का इस्तेमाल करना जरूरी हो चुका है। मौसम में तब्दीली के कारण लोगों की लाइफ इतनी निराशा भरी हो चुकी है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को फिर से जीना चाहते हैं और जमीन पर बिताए मोमेंट्स को फिर से फील करना चाहते हैं। अब हमारी मुलाकात निक से होती है, जो हमारी कहानी का मेन किरदार है, जो कि पहले आर्मी में था और अब अपनी पार्टनर के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करता है। उसकी पार्टनर का नाम एमिली है, जिसके पति के दुनिया से जाने के बाद उसकी बेटी भी उसे अकेला छोड़कर जा चुकी थी। वो भी निक के साथ पहले आर्मी में सोल्जर थी। दोनों अब साथ मिलकर एक रेमिनिसेंस लैब चलाते हैं, जिसमें एक रेमिनिसेंस टैंक की मदद से वो लोगों को उनकी पुरानी यादों में ले जाकर उन्हें जिंदगी की खूबसूरत यादों को फिर से दिखाते थे। और उन सब लोगों की मेमोरीज को एक होलोग्राफिक चिप में स्टोर किया जाता था, जिसे निक सीक्रेटली अपने एक बेहद ही मजबूत लॉकर में रखता था, जो किसी आम चाबी से नहीं खुलता था। अब हम देखते हैं कि निक के आर्मी का एक पुराना दोस्त, जिसका नाम हैंक है और जो जंग के दौरान अपने दोनों पैर खो चुका है, वो आज रेमिनिसेंस मशीन को यूज करने आता है। निक उसे उसकी 13 साल पुरानी यादों में भेजता है, जहां हैंक अपनी दोनों टांगों को महसूस करता और अपने डॉग के साथ खेलता है, जो सालों पहले मर चुका था। पास्ट की इन मेमोरीज में लोग सिर्फ पास्ट को देख ही नहीं सकते, बल्कि चीजों को महसूस भी कर सकते थे, जैसे कि खुशबू और किसी का टच करने का एहसास भी। और यहाँ हम गौर करते हैं कि सिर्फ निक को ही ऐसी कमांड पता थी जिससे वो टैंक में लेटे हुए इंसान के दिमाग को बोल बोल कर पुरानी याद का समय दिखाता था। अगर कमांड देने वाला आदमी कोई गलत कमांड दे दे या फिर ज्यादा जोर लगाकर बोले तो टैंक में लेटे हुए इंसान का दिमाग ज्यादा प्रेशर में सोचना बंद कर सकता था या फिर ट्रॉमा में भी जा सकता है। एक महिला जिसका नाम एल्सा था, वो भी अपने पुराने लवर की यादों को जीने के लिए वहां बार बार आती थी, जिसे देखकर एमिली उसे बोलती है कि तुम हर बार एक ही मेमोरी देखने इतनी दूर से यहाँ आती हो, और उसे उसकी होलोग्राफिक चिप देते हुए बोलती है कि अब तुम बार बार ये मेमोरी घर पर बैठकर देख सकती हो। लेकिन एल्सा बोलती है कि वो यहाँ अपनी यादों को महसूस करने और अपने लवर की परफ्यूम की खुशबू को फील करने आती है। चिप की वीडियो देखकर उसे ये सब एहसास नहीं होगा और वहां से चली जाती है। अब उसी रात जब निक और एमिली मशीन को शट डाउन करके वापस अपने घर जाने ही वाले थे कि तभी मे नाम की एक नई कस्टमर वहां आती है। दोस्तों, यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम मे को मैरी नाम से बुलाएंगे। मैरी उनसे जाहिर करती है कि उसके घर की चाबी कहीं खो गई है और वो उस मशीन का यूज करके अपनी चाबियों को ढूंढना चाहती है। निक उसे पहली बार देखते ही उससे अट्रैक्ट होने लगता है। एमिली उसे मना करते हुए अगले दिन आने को कहती है, लेकिन निक उसकी हेल्प करने को मान जाता है। निक उसको रेमिनिसेंस टैंक में लेटा देता है और उसको उसकी बीते दिन की यादों में ले जाता है। निक मैरी की मेमोरी से उसके रूम की हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देखता है, लेकिन एमिली ध्यान से नोटिस करती है और उसे बताती है कि उसने अपनी चाबियां बेडरूम में ही गिरा दी थी। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि चाबी का पता लग जाने के बाद भी निक मैरी की मेमोरी को देखना जारी रखता है, जहां उसे पता चलता है कि मैरी एक क्लब में सिंगर है जो बीते दिन स्टेज पर गाना गाने से पहले रो रही थी। निक को यह अजीब लगता है। सेशन खत्म होने के बाद मैरी तो चली जाती है, लेकिन उसकी ईयर रिंग गलती से वहीं रह जाती है। अगले दिन निक मैरी की ईयर रिंग्स वापस करने के लिए उस क्लब में पहुंचता है जो उसने उसकी मेमोरी में देखा था, जहां मेरी रोज की तरह आज भी लोगों को एंटरटेन करने के लिए स्टेज पर गाना गा रही थी। उसका शो खत्म होने के बाद वो निक से मिलती है, जो उसकी ईयर रिंग वापस करता है और उसके गाने की काफी तारीफ करता है। मैरी जाहिर करती है कि यहाँ जो भी आता है वो बस उसके गाने को छोड़कर बस फ्लर्ट करने आता है, लेकिन निक पहला ऐसा आदमी है जिसने उसके गाने की तारीफ की थी। कहीं ना कहीं वो अब निक से अट्रैक्ट होने लगी थी और उन दोनों में बातें होने लगती हैं। इसके बाद निक उसे उसके घर ड्रॉप करने आता है, जहां बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है
और हम देखते हैं कि वो दोनों एक सुबह बातें कर रहे थे और अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे थे, जहां मैरी निक से पूछती है कि क्या वो खुद कभी रेमिनिसेंस का यूज करके कभी पास्ट की बीती यादों में गया था। निक जाहिर करता है कि पुरानी यादों का नशा बहुत बुरा होता है। इंसान अपने मौजूदा हालात से बचने के लिए बार बार बेवजह बीती यादों को देखेगा तो अपनी मौजूदा जिंदगी को नहीं जी पाएगा। इसलिए रेमिनिसेंस टैंक को जितना कम से कम जिया जाए उतना ठीक होता है। लेकिन बातों के दौरान उसका चेहरा उतर जाता है और मैरी उससे दूर जाने लगती है और अचानक निक भी रेमिनिसेंस मशीन में से जाग जाता है, क्योंकि एमिली उसे जबरदस्ती मशीन से जगा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि आज सालों बीत गए हैं मैरी को निक की जिंदगी से गए हुए, लेकिन वो बिना कुछ बताए ही उसे अकेला छोड़कर मानो जैसे कहीं गायब हो गई। निक को आज भी समझ नहीं आ रहा था कि मैरी उससे दूर क्यों चली गई, इसलिए वो रोज मैरी को देखने के लिए अब रोजाना रेमिनिसेंस टैंक का यूज करने लग पड़ा था। निक ने उस लोकल बार में भी कई बार पूछताछ की जहां मैरी गाना गाती थी, लेकिन किसी को भी उसके गायब होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एमिली उससे बार बार टैंक इस्तेमाल करने के लिए गुस्सा रहने लगी थी, क्योंकि उससे वो बस खुद को ही दुख पहुंचा रहा था। इसलिए वो होलोग्राफिक चिप की स्टोरेज वाली चाबी अपने पास रखने लगी थी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस मेन लॉकर में सभी कस्टमर्स की मेमोरी चिप्स पड़ी थी, वो सिर्फ एक स्पेशल धुन के साथ खुलता था जो सिर्फ निक जानता था। और स्टोरेज के अंदर निक का पर्सनल स्टोरेज था, जिसकी चाबी एमिली ने अपने पास रख ली थी ताकि निक बार बार मैरी की यादों को ना देख पाए। लेकिन निक उससे चाबी चुरा लेता है और फिर से मैरी की यादों को देखने के लिए टैंक में दाखिल होता है। अब वो दोबारा मैरी के साथ बिताए हुए पलों में लौट जाता है, जहां वो हाई ग्राउंड वाली जगह पर बिताए मोमेंट्स को देखता है। हाई ग्राउंड का मतलब वो इलाका है जो कि अभी तक समुद्र के पानी की चपेट में नहीं आया, और ये इलाके अक्सर शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन खरीद चुका है जिसका नाम सिल्वियान है। अब क्योंकि निक की भी जान पहचान अच्छी थी, इसलिए वो सिफारिश के साथ सिल्वियान से परमिशन लेकर मैरी को वहां घुमाने लेकर गया था। अब वो पुरानी यादों को देख ही रहा था कि तभी अचानक उसका टाइमर घंटी बजा देता है। मतलब उसका समय पूरा हो चुका था। इससे ज्यादा वो टैंक में रहेगा तो उसके दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। अब वो सोच ही रहा था कि तभी अचानक डोर पर आकर कोई दस्तक देता है, और जैसे ही वो चेक करने बाहर जाता है तो देखता है कि वहां कोई नहीं था। लेकिन उसे जमीन पर ईयररिंग्स पड़ी हुई मिलती है और वो फौरन समझ जाता है कि ये ईयररिंग्स उसकी गर्लफ्रेंड मैरी की है। वो बिना देरी किए इस बारे में एमिली को बताता है, लेकिन एमिली उसे बोलती है कि अगर उसे तुम्हारी चिंता होती तो वो अब तक मिल चुकी होती, इसलिए उस पर ध्यान मत दो और जिंदगी में आगे बढ़ो। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं, जहां पुलिस हेड उन्हें एक क्रिमिनल को दिखाती है जिसका नाम माइल्स है, जिसके दिमाग से पुलिस को उनके बॉस की जानकारी निकलवानी थी। इसलिए निक और एमिली को वहां बुलाया गया था। अब माइल्स की यादों में देखना शुरू किया जाता है, जहां उन्हें माइल्स का बॉस दिखाई देता है जिसका नाम जॉय है, जो कि हथियार और ड्रग्स की तस्करी करता है। लेकिन वो देखते हैं कि एक पुलिस वाला भी उसके काले धंधों में उसका साथ दे रहा था, जिसका नाम साइरस बूथ है। वो सभी लोग एक क्लब में थे और निक तब हैरान हो जाता है जब वो उस क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड मैरी को गाना गाते हुए देखता है। लेकिन ये मेमोरी 5 साल पहले की है। इसका मतलब जब वो निक से मिली भी नहीं थी, लेकिन निक जानता था कि जरूर इसमें मैरी के बारे में कोई जानकारी मिल जाएगी। इसलिए पुलिस वालों के रोकने पर भी वो माइल्स की यादों को और ज्यादा देखना शुरू करता है। गौर से देखने पर निक को पता चलता है कि मैरी ने जॉय से ड्रग्स का बैग चुराया और वहां से भाग गई थी। निक फौरन अगले दिन वहां से उसी ड्रग डीलर के क्लब की ओर जाता है जो न्यू ऑर्लियंस नाम की जगह पर था, जहां वो एक गार्ड से झूठ बोलता है कि मुझे लोरेंजो नाम के एक ड्रग डीलर ने भेजा है, और क्लब में एंट्री ले लेता है और सीधा जॉय से बात करता है। लेकिन जॉय उसका झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि लोरेंजो जॉय का ही एक आदमी था जो काफी समय पहले ही मर चुका था और अपने आदमियों को निक को मारने का ऑर्डर देता है। निक फाइनली कन्फेस करता है कि वो मैरी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। जॉय उसे बताता है कि जब से मैरी ने उसके ड्रग्स चुराए और उसे धोखा देकर वहां से भाग गई थी, तब से उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन वो निक को एक ऐसी बात बोलता है कि निक भी हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि मैरी ने उससे ड्रग्स चुराए तो जरूर उसने निक से भी कुछ चुराया होगा। निक अब सोच में पड़ जाता है और इसके बाद जॉय से झूठ बोलकर क्लब में आने की सजा उसे मिलनी ही थी। इसलिए वो अपने आदमियों से निक को एक्वेरियम में डुबाकर मारने का ऑर्डर देता है। निक को अब डुबाया जाने लगता है, लेकिन तभी एमिली वहां पर पहुंच जाती है और उन्हें शूट करने लगती है। वो ऑलमोस्ट सभी को मार गिराती है और काफी शूट आउट के बाद फाइनली जॉय को भी शूट करके मारकर निक को बचा लेती है, क्योंकि एमिली भी एक एक्स आर्मी सोल्जर थी जिसके पास ऐसी सिचुएशन में लड़ने का काफी तजुर्बा था। इसके बाद दोनों वापस आते हैं।
जहां निक एमिली से कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर जॉय क्या बोल रहा था। उसे लगता है कि मैरी उससे प्यार नहीं करती थी और सिर्फ उसके पास अपना मतलब निकालने और कुछ चुराने के लिए आई थी। एमिली उसे बोलती है कि वो इस बारे में ज्यादा ही सोच रहा था और बोलती है कि उसे मैरी को अब भूल जाना चाहिए। लेकिन निक उसे याद दिलाता है कि मैरी के गायब होने से पहले वो भी एक बार एमिली से मिली थी। अब निक उसे रेमिनिसेंस टैंक में जाने के लिए कहता है, जिससे उसे मैरी और एमिली की आखिरी बातचीत के बारे में कोई आइडिया मिल पाए। अब एमिली की मेमोरी में वो देखता है कि मैरी के गायब होने से पहले वो एमिली से मिलने के लिए आई थी, जहां उन दोनों के बीच काफी देर तक बातें हुई और बातों ही बातों में मैरी जाहिर करती है कि वो आजकल गलत लोगों की संगत में फंस गई थी और उसे अब नशे की लत लग चुकी है। कुछ देर बाद जब एमिली वॉशरूम जाती है तो मैरी चुपके से मेमोरी लॉकर में जाती है और किसी की मेमोरी चिप चुरा लेती है। अब वो किसका मेमोरी चिप था, ये हम आगे जानेंगे। निक को खुद पर गुस्सा भी आता है क्योंकि मैरी ने बड़ी ही चालाकी से उसका भरोसा जीतकर उससे वो लॉकर खोलने वाली धुन पता करने के लिए प्यार का झूठा नाटक किया था। अब एमिली जैसे ही टैंक से बाहर आती है तो निक बातें छुपाने के लिए उस पर गुस्सा होता है, लेकिन एमिली बोलती है कि वो ये बात बताकर निक को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब निक चेक करने के लिए मेमोरी वॉल्ट की तरफ जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि मैरी ने एल्सा नाम की लड़की की यादों वाली मेमोरी चिप चुराई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एल्सा वही महिला थी जो अपने एक सीक्रेट लवर की यादें देखने आया करती थी। और यहाँ हैरानी की बात यह थी कि एल्सा भी खुद काफी हफ्तों से लापता है। अगले दिन निक अपने सवालों के जवाब पाने एल्सा को ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि जरूर एल्सा और मैरी के गुम होने के तार आपस में जुड़े हुए होंगे। वो सभी को उसकी फोटो दिखाता है, लेकिन एल्सा की एक पुरानी सहेली से उसे पता चलता है कि एल्सा की तो कुछ समय पहले मौत हो चुकी है और साथ ही एल्सा का एक बेटा भी है जिसका नाम फ्रेडी है, जो कुछ दिनों पहले ही किडनैप हो चुका था। बातों ही बातों में वो जाहिर करती है कि एल्सा के बेटे को एक लाल बालों वाली लड़की ने किडनैप कर लिया है। निक ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो लाल बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैरी ही थी। उसके दिमाग में और ज्यादा सस्पेंस बन जाता है, इसलिए इसके बाद भी वो अपनी खोजबीन जारी रखता है और सबसे पूछते हुए जब वो मैरी को ढूंढते हुए एक खाली पड़े हुए घर में पहुंचता है तो एक आदमी अचानक से उस पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि मैरी को ढूंढना बंद करो और अगर निक फिर भी बात नहीं मानता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना होगा। अब निक हताश होकर अपने ऑफिस वापस आता है और सबसे पहले रेमिनिसेंस टैंक में जाकर अपनी पुरानी मेमोरी में जाकर इस आदमी के बारे में पता लगाता है, क्योंकि निक को यकीन था कि उस आदमी को निक ने पहले भी देखा था। टैंक से बाहर आकर ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर साइरस बूथ है जो जॉय का खास आदमी था। यहाँ से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए साइरस बूथ के बारे में और जानकारी लेने के लिए वो दोनों पुलिस स्टेशन की ओर जाते हैं। लेकिन रास्ते में बहुत से लोग एक जगह इकट्ठा होकर शोर मचा रहे थे। ये देखने के लिए वो दोनों भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। यहाँ उन दोनों को पता चलता है कि सिल्वियान नाम के अमीर बिजनेसमैन, जिसके पास हाई ग्राउंड्स की सारी प्रॉपर्टी थी और जो शहर का बेहद ही अमीर और पावरफुल आदमी है, हाल ही में उसकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही उसकी नजर सिल्वियान की पत्नी, जिसका नाम तमारा है, उस पर पड़ती है तो निक उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसकी पुरानी क्लाइंट है जो काफी समय पहले तक उसके पास रेमिनिसेंस टैंक को यूज करने आती थी, लेकिन अब नहीं आती। यहाँ निक को कुछ अजीब लगता है और वो वापस अपने ऑफिस जाकर तमारा की मेमोरी चिप को ढूंढता है और उसे प्ले करता है, जहाँ वो देखता है कि वो अपने हस्बैंड सिल्वियान के साथ एक रोमांटिक डांस कर रही थी। उस याद में वो तमारा के पति की आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है। वो इसी के साथ एल्सा की सीक्रेट लवर वाली मेमोरी को भी प्ले करता है जिसमें एल्सा अपने सीक्रेट लवर के साथ होती है। और यहाँ वो हैरान हो जाता है जब तमारा के पति सिल्वियान और एल्सा के प्रेमी की आवाज हूबहू मैच हो रही थी और वो ये भी समझ जाता है कि वो एल्सा का बेटा फ्रेडी जरूर सिल्वियान का नाजायज बेटा है। अब निक का दिमाग दौड़ना शुरू हो गया था और वो समझ जाता है कि जरूर सिल्वियान के असली बेटे सेबेस्टियन ने ही साइरस बूथ को हायर किया होगा ताकि वो एल्सा और उसके बेटे फ्रेडी को जान से मार सके, ताकि कल को नन्हा फ्रेडी अपने डैड सिल्वियान की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने ना आ जाए। इसके बाद एमिली और निक के बीच काफी झगड़ा होता है और एमिली बोलती है कि मैरी को ढूंढना बंद करो, जिस पर निक गुस्से में ये तक बोल देता है कि काश तुम भी अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती तो वो मिल जाती। ये सुन एमिली भड़क जाती है और उसका काम छोड़कर चली जाती है। इसके फौरन बाद निक एक गन लेकर अपने सवालों का जवाब पाने तमारा के घर पहुंच जाता है। वहां पर तमारा के सिक्योरिटी गार्ड निक को एक डांसर और एक्टर समझ लेते हैं और अंदर भेज देते हैं। जैसे ही वो अंदर आता है तो उसे नया सूट दिया जाता है और तमारा के पास भेज दिया जाता है और तमारा उसके साथ डांस करने लगती है। तमारा के पास इतना पैसा था कि वो अपने पति के रोमांटिक डांस को मिस करती थी।
इसलिए जब भी उसे अपने पति की याद आती तो वो नए नए डांसर्स को बुलाकर उन्हें सिल्वियान जैसे कपड़े पहनाकर खुद के साथ डांस करने को बोलती थी। निक मौके का फायदा उठाकर उससे मैरी और एल्सा के बारे में पूछने लगता है। अब पति की मौत के बाद तुम्हारा सदमे में थी, इसलिए बिना कुछ सोचे वो निक के सवालों का जवाब देती है और वो उसे बताती है कि मैरी और साइरस एक साथ काम कर रहे थे और वो ये भी जानती है कि उसके मरे हुए हस्बैंड का एल्सा के साथ अफेयर चल रहा था। अब इससे पहले कि निक को अपने बाकी सवालों के जवाब मिलते, तमारा का बेटा सेबेस्टियन वहां पर पहुंच जाता है और अपनी सिक्योरिटी को बुलाकर निक को बाहर निकलवा देता है। सिक्योरिटी उसे घर से बाहर फेंक देती है, लेकिन बातों ही बातों में गुस्से से उसे साइरस की असल लोकेशन भी बता देती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि साइरस मारा जाए। इसके बाद निक उनकी बताई हुई सीक्रेट लोकेशन पर जाता है, जहां काफी तफ्तीश के बाद वो साइरस से मिलता है और उस पर अपनी बंदूक तान देता है। ये सब देखकर निक पर हंसते हुए साइरस उसे बताता है कि मैरी का निक से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सब एक सोचा समझा प्लान था। उसका प्लान निक को अपने जाल में फंसाकर उसके सीक्रेट गाने की धुन को याद करना था, जिससे वो उसके लॉकर में घुसकर एल्सा की मेमोरी चिप चुरा सके, क्योंकि अगर वो मेमोरी चिप दुनिया के सामने आती तो सभी को एल्सा और सिल्वियान के अफेयर का पता चल सकता था। इसके बाद चकमा देते हुए साइरस वहां से भाग जाता है और निक उसका पीछा करता है और काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है और लड़ाई के दौरान निक उसे पानी में गिरा देता है, लेकिन उसे मैरी के बारे में पता करना था, इसलिए उसे बचाने के लिए वो पानी में कूद जाता है, लेकिन साइरस उल्टा निक को डुबाकर बाहर आ जाता है। अब निक धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन तभी उसे मैरी की परछाई दिखाई देती है और वो होश में आते ही वापस ऊपर जाकर साइरस को पीछे से पकड़कर घायल कर देता है और आखिरकार निक उसे अपने ऑफिस ले जाकर रेमिनिसेंस टैंक में डालकर इंजेक्शन लगा देता है। अब साइरस की यादें देखकर निक को पता चलता है कि मैरी कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी, बल्कि वो तो साइरस के लिए काम करती थी। ये देखकर उसे झटका लगता है, लेकिन इसके बाद साइरस की दूसरी मेमोरी में वो देखता है कि असल में साइरस ने ही एल्सा को मारा था और इत्तेफाक से मैरी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। इसलिए वो फ्रेडी को बचाने के लिए उसे वहां से लेकर किसी सीक्रेट लोकेशन पर चली गई थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और इसकी अगली मेमोरी में निक देखता है कि मैरी उस दिन निक से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर आई थी और उसने दरवाजे पर दस्तक भी दी थी, लेकिन साइरस उसे जबरदस्ती वहां से लेकर चला गया था और निक उसे ढूंढ ले, इसलिए उसने अपनी ईयर रिंग भी वहीं फेंक दी थी। निक ये देखकर इमोशनल हो जाता है कि अगर वो उस दिन देरी से दरवाजा ना खोलता तो वो मैरी से मिल लेता। अब बिना देरी किए वो उसकी अगली मेमोरी को देखता है, जिसमें वो पाता है कि अब साइरस ने मैरी को पकड़ लिया है और उसको टॉर्चर करते हुए फ्रेडी की लोकेशन पूछने की कोशिश करता है और उसे नशे की दवाई भी लगा देता है ताकि वो सारा सच बता दे। लेकिन मैरी जानती थी कि एक दिन निक जरूर उसे ढूंढते हुए आएगा और साइरस को पकड़ लेगा, इसलिए वो अब साइरस से कुछ ऐसा बोलने लगती है जो उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जो बोल रही थी वो निक के लिए एक सीक्रेट मैसेज है। उसने इनडायरेक्टली बताया कि वो आज भी निक से बहुत प्यार करती है और एक पहेली के जरिए ये भी बताया कि उसने फ्रेडी को कहाँ छुपाया हुआ था। ये लोकेशन सुनते ही निक को फौरन सब समझ आ जाता है, क्योंकि इस जगह का जिक्र मैरी ने निक से पहले भी किया था जब वो दोनों मिला करते थे। मैरी ने ये सब बातें उस समय साइरस के सामने कही थी ताकि साइरस की मेमोरी देखने पर निक को उसके दिल की बात पता चल पाए, और होता भी ऐसा ही है। निक ये सब देखकर इमोशनल होते हुए काफी खुश होता है, लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह से टूटने वाला था जब वो देखता है कि टॉर्चर होने के प्रेशर में आकर मैरी ने खुद की जान ली। ये देखकर निक काफी गुस्से में आ जाता है और बदला लेने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो साइरस को अपनी सबसे बुरी मेमोरी को याद करने को कहता है, और इस मेमोरी में हम देखते हैं कि जॉय के आदमियों ने सजा के तौर पर साइरस का चेहरा जला दिया था। अब निक उसकी मेमोरी को लूप के माध्यम से उसके दिमाग को ये बुरी याद बार बार देखने का ऑर्डर देता है। निक को उसे और ज्यादा तड़पाना था, इसलिए वो साइरस की इस भयानक मेमोरी का वोल्टेज बढ़ा देता है। ये सब याद करते हुए साइरस बुरी तरह से तड़पने लगता है और धीरे धीरे उसका दिमाग ये सब सहन नहीं कर पाता और वो एक तरह से कोमा में चला जाता है और धीरे धीरे मौत की आगोश में सो जाता है। इसके बाद निक सिल्वियान के घर जाता है और सेबेस्टियन को सारा सच बताते हुए कहता है कि उसने अपने फादर की प्रॉपर्टी के लिए एल्सा का मर्डर करवाया। वो उसे ये भी बताता है कि वो जानता है कि उसे उसके फादर के एल्सा के साथ अफेयर के बारे में सब पता है। सेबेस्टियन ये सुनकर हैरान हो जाता है और निक को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन निक बोलता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उसकी जायदाद उसके अकेले की नहीं है, उसमें फ्रेडी भी बराबर का हिस्सेदार है और फ्रेडी आज भी जिंदा है।
और आज सुबह फ्रेडी को सही सलामत पुलिस ने एक सीक्रेट लोकेशन से उठाकर अपने पास सेफली रख लिया। ये सुनते ही वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि ये सारी बात बाहर आते ही बदनामी हो जाएगी। इसलिए वो खुद को ही शूट करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी तमारा वहां आ जाती है और उसे शांत करवाती है। अब उसे सब सवालों के जवाब मिल चुके थे, इसलिए वो फौरन एमिली के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, जो अब किसी दूसरी जगह काम करना शुरू कर चुकी है। वो उसे साइरस की मेमोरी चिप देता है और बोलता है कि साइरस ने ही मैरी और एल्सा को मारा है। मैरी की मौत की खबर सुनते ही वो हैरान हो जाती है। निक बोलता है कि हो सकता है कि कल को मैं यहाँ न रहूं, इसलिए वो उसे अपना कन्फेशन बताता है, क्योंकि अगर कल को पुलिस वाले एमिली की मेमोरी को चेक करें तो पुलिस को निक द्वारा बताया गया सच पता चल जाए। लेकिन पुलिस वाले कभी निक को जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। उसका कारण आपको आगे पता चल जाएगा। वो एमिली को अपनी बेटी को ढूंढने का ऑर्डर देते हुए वहां से चला जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि सिल्वियान के काले कारनामों का सच बाहर आते ही जनता में आक्रोश फैल चुका था और शहर में टेंशन का माहौल था। कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निक वापस आकर रेमिनिसेंस टैंक में लेट जाता है और वो मैरी के साथ स्पेंड किए हुए हर एक मोमेंट को बार बार रिपीट पर चला देता है और अपनी मेमोरी को लॉक कर देता है, ताकि पुलिस को उसका कन्फेशन मिलने के बाद जब पुलिस उसे अरेस्ट करने आए तो वो निक को उठा नहीं पाएंगे, नहीं तो निक मर जाएगा। और यही तो वो चाहता था, इसलिए वो एमिली से आखिरी मुलाकात करने गया था। अब इसके बाद वो मैरी के साथ हर एक मेमोरी को बार बार जीना शुरू कर देता है, जहां वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और देखते ही देखते काफी साल बीत जाते हैं, जहां आज एमिली अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ टैंक के पास आती है, जहां हम देखते हैं कि निक अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी वो अपनी मेमोरी को जी रहा था। एमिली उसके लिए फ्लावर्स लेकर आई थी। वो छोटी लड़की अपनी दादी एमिली से पूछती है कि क्या आप आज भी निक को मिस करती हो, जिस पर एमिली मुस्कुराते हुए बोलती है कि निक और उसने बहुत पहले ही अपने अपने रास्ते तय कर लिए थे। निक रास्ते में रुक गया, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी उसे उसकी अच्छी बातें याद आती हैं और मुस्कुराते हुए उसे देखती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आखिर में ये कहानी हमें यही बताती है कि बीता हुआ समय अक्सर दिल में हल्की सी खुशी छोड़ जाता है, पर वही यादें हमारे आज को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। कुछ पल खुशी देते हैं, कुछ रुला जाते हैं, लेकिन हर याद हमारे सफर का एक अनमोल हिस्सा बन जाती है। जो खो गया उसने सिखाया, और जो बचा है वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अतीत की परछाइयों में पूरी तरह से गुम मत हो जाओ, उन्हीं यादों को अपने सपनों की रोशनी बनाकर आगे बढ़ो। जो भी लाइफ में हुआ, सबने तुम्हें आज का इंसान बनाया है, इसलिए मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी आज भी लिखी जा रही है। अगर आपका कहानी के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।